हेलो फ्रेंड्स, उड़ान स्टैटिक इंडियन पॉलिटी की वीडियो लेके मैं आ गया हूँ। अगर आप में से किसी ने पॉलिटी की रिवीजन करनी है तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हो। इस उड़ान की बुकलेट अगर आप पढ़ोगे तो आपको लक्ष्मीकांत या और कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें डिटेल में सारा सिलेबस कवर किया गया है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो का क्रेडिट हम उड़ान की टीम को PWOnly की टीम को देते हैं जिन्होंने कंटेंट क्रिएट किया। तो इसमें देख लेते हैं हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन से रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फर्स्ट चैप्टर रहेगा, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट एंड ड्यूटीज, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सिटीजनशिप। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनमें से हर साल क्वेश्चन आते हैं। फंडामेंटल राइट, हर साल 2 से 3 क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से आते हैं। DPSP, एमरजेंसी प्रोविज़न, पार्ट 18 में आजकल UPSC पार्ट भी पूछता है कि स्टैटिक चीज़ें भी पूछना शुरू कर दिया। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A, आर्टिकल 51A, फेडरल डायनामिक इन इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, पार्लियामेंट पार्ट 5 में आता है। आर्टिकल 79 से 122 पार्लियामेंट को डील करते हैं। पंचायती राज, म्यूनसिपैलिटी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, स्टेट लेजिस्लेचर पार्ट 6 में आर्टिकल 168 टू 212 स्पेशल प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो भी देखेंगे। इंडियन जुडिशरी इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ देखेंगे, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, और एंड में हम इलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं तो इलेक्शन पे क्वेश्चन बनेगा इस साल। नाउ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अगर हम देखें तो इसमें देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने की जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट होती है, तो उसको थोड़ा देखेंगे। एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान कैसे बना है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जैन 1950। तो इसको याद रखना है, आप कंफ्यूज मत हो जाना। 26 नवंबर को मत लिख लेना एग्ज़ाम में। केम इनटू इफेक्ट अडॉप्ट किया था हमने 26 नवंबर को, बट इफेक्ट में कब आता है? 26 जैन 1950। तो इंडिया ने ट्रांजिशन किया फ्रॉम डोमिनियन टू सोवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो भीमराव अम्बेडकर डॉक्टर साहब जो थे वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। तो अगर हम देखें जो एवोल्यूशन होता है तो उसमें एक कंपनी रूल का पीरियड रहता है 1773 से 1858 के बीच में। कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में रूल करती है। उसके बाद क्राउन रूल आ जाता है, मीन ब्रिटिशर का डायरेक्ट रूल आ जाता है। वो 1858 से 1947 तक रहता है। थोड़ा हम इसकी क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। जैसे 1600 में 1600 में अराइवल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए ट्रेडर इन इंडिया में आती है वो, ठीक है। देन 1765 में ग्रांट ऑफ दीवानी राइट टू ईस्ट इंडिया कंपनी बाय शाह आलम सेकंड। जो शाह आलम सेकंड किंग थे उन्होंने दीवानी राइट दे दिया। दीवानी मीन कलेक्शन ऑफ टैक्स, उसके राइट हमने दे दिए थे ब्रिटिशर को। देन 1773 टू 1858 के बीच में जो अभी हमने कंपनी रूल जो देख रहे हैं उसके बीच में रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 का, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का, पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट इंपॉर्टेंट है। देन चार्टर एक्ट आते हैं 1813, 1833 एंड 1852। हर 20 साल के बाद एक चार्टर एक्ट आता है, तीनों इंपॉर्टेंट है। देन 1857 में रिवॉल्ट ऑफ 1857 आ जाता है जिससे कंपनी का रूल एंड हो जाता है। देन उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जिसको गुड गवर्नेंस का एक्ट भी बोलते हैं, बिगिनिंग ऑफ क्राउन रूल आ जाता है इससे। देन 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आ जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1851 का एक्ट भी इंपॉर्टेंट है, इंडियन काउंसिल एक्ट। देन उसके बाद 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी आता है। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इसके बाद आ जाता है। उसके बाद 1935 का एक्ट आ जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आ जाता है।
अगर हम कंपनी रूल को देखें रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में, तो उस समय में गवर्नर जनरल कौन थे? बैरन हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल थे। आपको याद रखना उस समय में गवर्नर जनरल कौन थे। फर्स्ट ब्रिटिश रेगुलेशन बोला जाता है इसको, ये फर्स्ट ब्रिटिश रेगुलेशन है, मतलब जिस समय में ब्रिटिशर ने इंडिया पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन आती है जिससे सेंट्रलाइज गवर्नेंस तैयार की जाती है। कंपनी का रोल क्या होता है? ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द कंपनी एज पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। तो कंपनी को ही पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी माना जाता है। गवर्नर जनरल की अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट ऑफ लॉर्ड वैरन हेस्टिंग एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल विद 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो उसके साथ 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मिलते हैं जो गवर्नर जनरल को असिस्ट करेंगे उसके काम में। सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट होती है। सुप्रीम कोर्ट 1774 में कलकत्ता में बनाया जाता है। प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट ट्रेड, तो प्राइवेट ट्रेड और ब्राइब जो भी है कंपनी के सर्वेंट करते थे उसको भी ख़त्म किया जाता है इस एक्ट के अंदर। एंड ब्रिटिश ओवरसाइट रिक्वायर्ड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू रिपोर्ट ऑन रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते थे वो जो भी रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री मैटर होते थे वो ब्रिटिशर को बताते थे उसके बारे में। प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेशन, बॉम्बे मद्रास वर सबऑर्डिनेटेड टू बंगाल गवर्नर जनरल। बॉम्बे और बंगाल की प्रेसिडेंसी, बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी जो होती है वो बंगाल के गवर्नर के अंडर आ जाती है। देन अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं, इस समय भी गवर्नर जनरल वैरन हेस्टिंग ही थे। गवर्नर जनरल एंड इट्स काउंसिल एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट जुडिक्शन फॉर ऑफिशियल एक्ट्स। तो इनको जो है एग्जेम्प्ट किया गया था, सुप्रीम कोर्ट की कोई भी जुडिक्शन इनके ऊपर नहीं लगती थी। तो मीन कोई भी सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ कोई भी मैटर जो केस से रिलेटेड होगा वो नहीं सुनेगा। रेवेन्यू मैटर एक्सक्लूडेड रेवेन्यू इश्यूज फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट जुडिक्शन, ना ही उससे रेवेन्यू मैटर सुने जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। पर्सनल लॉ कोर्ट टू अप्लाई हिंदू एंड मोमडन लॉ फॉर रिस्पेक्टिव डिफेंडेंट्स। कोर्ट जो था, कोर्ट का काम था कि पर्सनल लॉ को उन्होंने कोडिफाई किया था कि हिंदू और मुस्लिम उन लॉ के अकॉर्डिंग ही उनको वो देखते थे। अपील में प्रोविंशियल कोर्ट अपील डायरेक्ट टू गवर्नर जनरल इन काउंसिल। जो प्रोविंशियल कोर्ट के लोग थे वो सीधे गवर्नर जनरल काउंसिल को अपील करते थे। रेगुलेशन गवर्नर जनरल इन काउंसिल एम्पावर टू फ्रेम रेगुलेशन फॉर प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिल। प्रोविंशियल कोर्ट और काउंसिल के लिए रेगुलेशन कौन बनाता था? गवर्नर जनरल इन काउंसिल का ये काम होता था। दैन पिट्स इंडिया एक्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। ये भी गवर्नर जनरल उस समय वैरन हेस्टिंग ही थे। तो इसके फंक्शन डिस्टिंक्शन क्या थे? इन्होंने कंपनी के जो सेपरेट किया था कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन कंपनी के पिट्स इंडिया एक्ट में सेपरेट कर दिए गए थे। डुअल गवर्नमेंट आ गया था जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोनों बनाए गए थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर देखेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल अफेयर देखेंगे। तो ब्रिटिश पोजेशन को फर्स्ट टाइम रेफर्ड टू कंपनीज टेरिटरी, फर्स्ट टाइम रेफर टू कंपनी टेरिटरी एज ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। जो भी कंपनी की टेरिटरी इंडिया में थी उसे ब्रिटिश पोजेशन कहा गया था। ग्रांटिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट सुप्रीम कंट्रोल, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ही सुप्रीम कंट्रोल था। दैन एक्ट ऑफ 1786, एक्ट ऑफ 1786 का जो एक्ट था इसके गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस अपॉइंटेड एज गवर्नर इन जनरल ऑफ बंगाल एंड कमांडर इन चीफ। उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया और कमांडर इन चीफ भी। ओवर राइडिंग अथॉरिटी कॉर्नवालिस वाज ग्रांटेड पावर टू ओवर राइड काउंसिल डिसीजन। अब जो गवर्नर जनरल था उसके पास ओवर राइडिंग अथॉरिटी दी गई, वो काउंसिल की बात नहीं सुनेगा, उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं होगी, उसकी मर्जी है, उसकी बात सुने या ना सुने। दैन चार्टर एक्ट ऑफ 1793, इसके गवर्नर जनरल थे जॉन शोर। एक्सटेंडेड पावर, इसमें भी और पावर दी गई उन्हें। ओवर राइडिंग पावर ग्रांटेड टू लॉर्ड कॉर्नवालिस वर एक्सटेंडेड टू फ्यूचर गवर्नर इन जनरल एंड गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज। जितने भी गवर्नर जनरल जो गवर्नर थे प्रेसिडेंसी थे उनको भी ये पावर सारी एक्सटेंड कर दी गई। इंक्रीज अथॉरिटीज़,
एनहेंस गवर्नर जनरल्स कंट्रोल ओवर बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। ट्रेड मोनोपोली एक्सटेंडेड द कंपनी मोनोपोली इन इंडिया फॉर एन एडिशनल 20 ईयर। और 20 साल के लिए कंपनी को हमने एक्सटेंड कर दिया। ट्रेड मोनोपोली जो 20 साल के लिए कंपनी को एक्सटेंड कर दी गई। काउंसिल मेंबरशिप स्पेसिफाइड दैट कमांडर इन चीफ वुड नॉट बी ए काउंसिल मेंबर अनलेस अपॉइंटेड। काउंसिल मेंबरशिप ने स्पेसिफाई कर दिया कि जो कमांडर इन चीफ होगा वो अब काउंसिल का मेंबर नहीं होगा जब तक उसे अपॉइंट नहीं किया जाएगा। फाइनेंशियल प्रोविज़न में क्या है, मैंडेटेड पेमेंट फॉर बोर्ड ऑफ कंट्रोल मेंबर एंड स्टाफ फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू। तो उनको कहा गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो भी पेमेंट होगी वो आपने इंडियन रेवेन्यू से करनी होगी। देन चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसके गवर्नर जनरल कौन थे? मिंटो थे। एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी अलोइंग द ब्रिटिश मर्चेंट टू ट्रेड इन इंडिया। चार्टर एक्ट 1813 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो वन, इन्होंने ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी की। अलोइंग ऑल ब्रिटिश मर्चेंट टू ट्रेड इन इंडिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी बाकी ब्रिटिश मर्चेंट जो थे वो भी आ सकते थे, एक्सेप्ट फॉर ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी। हेलो, वो मैं बिजी वीडियो बना रहा, मेरे को टाइम नहीं, बाय करो, और नहीं टाइम नहीं है, और रहने दो, बाय करो। सॉरी फ्रेंड्स फॉर डिस्ट्रप्शन। हाँ, तो हम देख रहे थे चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813। गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो वन, उन्होंने ट्रेड मोनोपोली को इस एक्ट चार्टर्ड एक्ट के अंदर ट्रेड मोनोपोली को एंड कर दिया गया। और जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा अदर ब्रिटिश जो मर्चेंट थे उन्हें भी अलाउ कर दिया गया कि वो भी आके ट्रेड कर सकते हैं। सिर्फ एक्सेप्शन किसमें थी? ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी। ये इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट पे क्वेश्चन बनता है अक्सर एग्जाम में। एक्सेप्शन चाइना और इसमें थी, और नेक्स्ट एक्ट में ये भी ख़त्म कर दिया जाएगा। एजर्टेड ब्रिटिश क्राउन सॉवरेंटी, तो ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेंटी होगी, मतलब हर चीज़ ब्रिटिशर क्राउन के अकॉर्डिंग ही होगी ओवर कंपनी टेरिटरी इन इंडिया। लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया टू इम्पोज टैक्सेस एंड पनिश डिफ़ाल्टर को पनिश करना और टैक्स लगाने की पावर लोकल गवर्नमेंट को दी गई। एक्सटेंड कंपनी रूल फॉर अनदर 20 ईयर, कंपनी का रूल और नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। एनहेंस द पावर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल की पावर को भी बढ़ा दिया गया। अलो क्रिश्चियन मिशनरी टू प्रमोट मॉरल एंड रिलीजियस इम्प्रूवमेंट इन इंडिया, और इसके अंदर क्रिश्चियन मिशनरीज़ को अलो कर दिया गया कि वो अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकें इंडिया में। एंड मैंडेटेड एन एनुअल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख इन इंडियन एजुकेशन, उन्होंने 1 लाख रुपये हर साल इंडियन एजुकेशन के ऊपर खर्च करने के लिए भी प्रोविज़न डाला गया इसमें। रेगुलेटेड कंपनी टेरिटरी रेवेन्यू एंड कमर्शियल प्रॉफिट रिक्वायरिंग सेपरेट अकाउंट, जो भी उनके टेरिटरी के रेवेन्यू थे और कमर्शियल जो प्रॉफिट थे उसके सेपरेट अकाउंट बनाए गए। देन चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833, तो इसके गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। तो इस एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनेंगे। मार्क द फाइनल स्टेप टूवर्ड सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया, तो ये फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन का ब्रिटिश इंडिया में। इसको ऑल इंडिया करेक्टर दिया गया। लीगलाइज ब्रिटिश कोलोनाइजेशन को अब लीगलाइज कर दिया गया। द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होल्डिंग टेरिटरी
इंटरेस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी हिज हायर एंड सक्सेसर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इनके नाम पे इंडिया में टेरिटरी होल्ड कर रही थी। एंडर द कंपनी मोनोपोली ऑन ट्रेड विद चाइना एंड टी। जो हमने पीछे 1813 में देखा कि उनको मोनोपोली दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो चाइना और टी के साथ ट्रेड करेंगे, अब वो भी एंड कर दिया गया। द गवर्नमेंट ऑफ गवर्नर इन जनरल केम टू नोन एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब गवर्नर जनरल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा गया एंड हिज काउंसिल एज इंडियन काउंसिल। एंड डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और फर्स्ट ऐसे कौन बने थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट अपॉइंटी। ट्रांसफॉर्म द लेजिस्लेटिव पावर फ्रॉम बॉम्बे एंड मद्रास टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बॉम्बे और मद्रास से पावर किसके पास आ गई? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विद लॉ टर्म टेक्स्ट। एम्पावर गवर्नर जनरल टू अमेंड आर रिपील लॉ इन ब्रिटिश इंडिया। गवर्नर जनरल को पावर दी गई कि वो जो भी लॉज होंगे उन्हें अमेंड कर सकते हैं। जहाँ तो अमेंड कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंज करने, उसको रिपील ख़त्म भी कर सकते हैं। प्रपोज्ड एंड ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिविल सर्वेंट सिलेक्शन वाट फेस्ड अपोजिशन फ्रॉम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो ये पॉइंट भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि ओपन कंपटीशन का जो सिस्टम है उसे किस एक्ट के अंदर प्रपोज किया था, बट वो फेल हो गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने उसको मंजूरी नहीं दी गई थी, बट नेक्स्ट हम एक्ट में देखेंगे वो भी लागू कर दिया जाता है। इस्टेब्लिश द इंडियन लॉ कमीशन 1834 में लॉ कमीशन बनाया जाता है जिसके चेयरमैन लॉर्ड मैकॉले होंगे। देन चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इसके गवर्नर इन जनरल लॉर्ड डलहौजी हैं। ठीक है, दिस इज द लास्ट इन सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1793 एंड 1853। इस सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर इन जनरल काउंसिल। गवर्नर इन जनरल काउंसिल के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सेपरेट कर दिया गया। लोकल रिप्रेजेंटेशन, इस एक्ट में इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोकल रिप्रेजेंटेशन को ऐड किया गया। 6 न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिलर टोटलिंग 12 मेंबर। तो इस एक्ट में 6 न्यू मेंबर को ऐड किया गया, टोटल 12 मेंबर हो गए। रिड्यूस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 24 से 18 में रिड्यूस कर दिया विद 6 नॉमिनेटेड बाय ब्रिटिश क्राउन, जिनमें से 6 ब्रिटिश क्राउन नॉमिनेट करेगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल फंक्शन एज मिनी पार्लियामेंट। लेजिस्लेटिव काउंसिल एक मिनी पार्लियामेंट की तरह फंक्शन करेगा। मिररिंग ब्रिटिश प्रोसीजर को वो मिरर करेगा। इम्प्लीमेंटिंग एंड ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट, जो पीछे कैंसिल किया गया था अब उसको मंजूरी मिल गई है। सिविल सर्विस का पूछा जाता है कि इस एक्ट में सिविल सर्विस जो ओपन कंपटीशन है उसको मंजूरी मिली थी, एक्ट ऑफ 1853। अलोइंग इंडियन पार्टिसिपेशन इन मैकॉले कमेटी वाज अगेंस्ट अपॉइंटेड इन 1854। फोर्थ लॉ मेंबर ग्रांटिंग वोटिंग राइट, जो फोर्थ लॉ मेंबर थे उन्हें वोटिंग के राइट दिए गए एज ए फुल मेंबर। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे क्राउन रूल्स। 1858 से 1947 के बीच में क्राउन रूल आ जाता है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी बोला जाता है। तो इस समय में जो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे अब उसको रिप्लेस करेंगे वाइस राय। तो लॉर्ड कैनिंग जो है वो फर्स्ट वाइस राय आते हैं। ठीक है, देन एवोल्यूशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, पावर्स ट्रांसफर टू ब्रिटिश क्राउन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश ख़त्म कर दिया जाता है और ब्रिटिश अब पावर जो है ब्रिटिशर को ट्रांसफ़र कर दी जाती है डायरेक्ट। तो वाइस राय ऑफ इंडिया जो होता है, द गवर्नर जनरल बिकम द वाइस राय, जो गवर्नर जनरल था उसी को वाइस राय बनाया जाता है। भी लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट अपॉइंटी थे। डबल गवर्नमेंट का सिस्टम जो है उसे एंड कर दिया जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ख़त्म कर दिया जाता है। एक न्यू ऑफिशियल उनकी जगह पे आता है। एस्टेब्लिश द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एक ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अपॉइंट किया जाता है जो कि ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर होता है, अकाउंटेबल होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तो उसके फिर एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाती है जिसमें 15 मेंबर होते हैं जो असिस्ट करेंगे सेक्रेटरी को। देन एक कॉरपोरेट बॉडी बनाई जाती है। कॉरपोरेट बॉडी फॉर्म द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सुइड इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड। तो एक कॉरपोरेट बॉडी बनाई जाती है तो जिसको इंडिया में और इंग्लैंड में दोनों जगह पे उसको
कैपेबल होंगे वो मैटर देखने के लिए। देन इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, तो इसके वाइसराय कौन होंगे? लॉर्ड कैनिंग। वाइसराय कुड नॉमिनेट इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ हिज काउंसिल। वाइसराय के पास पावर थी कि वो इंडियन को अपने नॉन ऑफिशियल मेंबर रख सकते हैं। इन 1862 लॉर्ड कैनिंग ने 3 बंदों को नॉमिनेट किया, राजा ऑफ बनारस, महाराजा पटियाला एंड सर दिनकर राव। 3 अपॉइंटमेंट जो वो करते हैं वो कौन सी थी? राजा ऑफ बनारस, महाराजा पटियाला एंड सर दिनकर राव। रिस्टोर लेजिस्लेटिव पावर, जो लेजिस्लेटिव पावर थी बॉम्बे और मद्रास की, वो भी रिस्टोर कर दी जाती है इस एक्ट के अंदर। इनिशिएटेड डिसेंट्रलाइजेशन को और इनिशिएट किया एंड ग्रांटिंग पावर नियर ऑटोनमी बाय 1937 तक उनको पावर भी दी जाती है। इस्टेब्लिश न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाती है बंगाल के लिए 1862 में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के लिए 1886 में और पंजाब के लिए 1897 में। एंडेड द वाइसराय टू इशू ऑर्डिनेंस, तो ऑर्डिनेंस के प्रोविज़न भी देखो कब आते हैं, इसी एक्ट में हमें मिलता है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में जो वाइसराय अनेबल द वाइसराय टू इशू ऑर्डिनेंस, तो ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर वाइसराय को मिलती है, जो कि 6 महीने के लिए वैलिड होता फॉर एमरजेंसी विदाउट काउंसिल कंसेंट, बिना काउंसिल के कंसेंट के भी इसको इशू किया जाता है। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इसी एक्ट से ली गई है। इंट्रोड्यूस द पोर्टफोलियो सिस्टम भी इस एक्ट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, अलोइंग काउंसिल मेंबर टू इंडिपेंडेंटली मैनेज डिपार्टमेंट, तो वो काउंसिल मेंबर इंडिपेंडेंटली जो वो मैनेज करेंगे डिपार्टमेंट को। तो इस एक्ट में इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो पोर्टफोलियो सिस्टम इंपॉर्टेंट है और डिसेंट्रलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, तो इस समय पे वाइसराय थे लॉर्ड लैंसडाउन। तो इसमें क्या हुआ था? इंक्रीज नॉन ऑफिशियल मेंबर, तो नॉन ऑफिशियल मेंबर की मेजॉरिटी बढ़ा दी गई थी। इनको इंक्रीज किया। नॉन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रेज्ड व्हाइल मेंटेनिंग ऑफिशियल मेजॉरिटी, जबकि ऑफिशियल मेजॉरिटी उन्हीं के पास रही थी, बट नॉन ऑफिशियल मेंबर को उन्होंने इंक्रीज किया था। एक्सपेंडेड फंक्शन, क्या फंक्शन एक्सपेंड किए थे? लेजिस्लेटिव काउंसिल गेंड पावर टू डिस्कस बजट, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी अब वो बजट को डिस्कस कर सकते थे एंड एड्रेस क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन भी पूछ सकते थे। नॉमिनेशन प्रोसेस स्टार्ट की गई थी, जिसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर को नॉमिनेट किया गया था। तो सेंट्रल काउंसिल बनाई गई थी वाइसराय के द्वारा अपॉन रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो वाइसराय इनकी रिकमेंडेशन पे नॉमिनेशन करते थे। प्रोविंशियल काउंसिल क्या थी? प्रोविंशियल काउंसिल बाय द गवर्नर ऑन एडवाइस फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनसिपैलिटी, यूनिवर्सिटी, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार और चैम्बर, और इनकी भी एडवाइस पे नॉमिनेशन की जाती थी। इनडायरेक्ट इलेक्शन भी थे, आल्दो इलेक्शन वर नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन, बोलते हैं एक्सप्लिसिटली वहाँ पे इलेक्शन के बारे में डिस्कस नहीं किया गया, बट एक लिमिटेड इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस भी देखी गई है नॉमिनेशन के साथ, ठीक है। देन इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 इंपॉर्टेंट है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, लॉर्ड मिंटो सेकंड के समय में आते, वाइसराय उस समय जे थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल की मेंबरशिप 16 से 60 हो जाती है, तो ऑफिशियल मेंबर की फिर भी मेजॉरिटी रिटेन रहती है। प्रोविंशियल काउंसिल को अलो किया जाता है, अलो नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी, प्रोविंशियल काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी अलो कर दी जाती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेलिब्रेटिव पावर मीन डिस्कशन की पावर दी जाती है, मेंबर कुड आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन एंड प्रपोज बजट रेजोल्यूशन, सेपरेट बजट वोटिंग इंट्रोड्यूस की गई एंड बजट एज ए होल कुड स्टिल नॉट बी वोटेड, पूरे बजट के ऊपर वोटिंग नहीं होती थी, कुछ स्पेशल प्रोविज़न पे ही वोटिंग की जाती थी, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की इजाज़त भी मिल गई थी। सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए ये एक्ट जाना जाता है, सेपरेट इलेक्टोरेट। मुस्लिम कुड वोट ओनली फॉर मुस्लिम कैंडिडेट, लीगलाइजिंग कॉम्युनलिज्म, तो इस एक्ट में कॉम्युनलिज्म की बात आती है। लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कॉम्युनल इलेक्टोरेट भी बोला जाता है, दिस पॉइंट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, ये भी स्टेटमेंट एग्जाम में आती है।
दैन रिप्रेजेंटेशन देखें तो फर्स्ट इंडियन सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा अपॉइंटेड द वाइस राय एग्जीक्यूटिव काउंसिल एज लॉ मेंबर। तो फर्स्ट इंडियन जो थे कौन बनते हैं लॉ मेंबर, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वाइस राय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का लॉ मेंबर बनाया जाता है। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी एंड जमींदार, इन सब की सेपरेट रिप्रेजेंटेशन होती है। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, जिसे मोंटेक क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोला जाता है। तो इस समय में वाइस राय कौन थे, लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड। ऑब्जेक्टिव क्या थे इस एक्ट के, ब्रिटिश गवर्नमेंट एम टू ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। इस एक्ट के थ्रू रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने का ब्रिटिशर एक मौका ढूंढ रहे थे। क्लासिफिकेशन, इसमें सब्जेक्ट को क्लासीफाई किया गया, एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड किया गया दो सब्जेक्ट में, सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट में अंडर द डेवोल्यूशन रूल। ठीक है, डायरकी की इंट्रोडक्शन होती है, इंपॉर्टेंट है, डायरकी के बारे में पूछा जाता है। इंट्रोड्यूस और डुअल गवर्नेंस स्कीम, डुअल गवर्नेंस की स्कीम आती है प्रोविंशियल सब्जेक्ट में, जा रखना है सेंट्रल में नहीं है, प्रोविंशियल में। सेंट्रल में डायरकी कब आती है 1935 में, और प्रोविंस में ख़त्म कर दी जाती है। तो एक रिजर्व सब्जेक्ट होते हैं तो एक ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में डिवाइड किया जाता है। जो रिजर्व सब्जेक्ट होते हैं उन्हें गवर्न करेंगे गवर्नर जनरल और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एंड दे आर नॉट अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल को वो अकाउंटेबल नहीं होंगे। 2022 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट होंगे वो मैनेज किए जाएंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल की ओवरसाइट के अंडर। दैन लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर कैसा होगा, रिप्लेस द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल विद बाईकैमरल लेजिस्लेचर। तो इंडियन लेजिस्लेचर की जगह पे बाईकैमरल लेजिस्लेचर आ जाता है, जिसे अपर हाउस जैसे काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता है, लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली विद ए मेजॉरिटी इलेक्टेड डायरेक्टली। तो वहाँ पे लोअर हाउस में मोस्टली जो लोग होते थे वो डायरेक्टली इलेक्टेड होके ही आते थे। तो मीन जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर आज हम लोकसभा राज्यसभा देखते हैं तो उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। इंडियन रिप्रेजेंटेशन इंक्लूडेड 3 इंडियन मेंबर इन वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 मेंबर को ऐड किया जाता है, बस कमांडर इन चीफ को एक्सक्लूड करके। इलेक्टोरल रिफॉर्म भी इसमें किए गए, एक्सटेंडेड द सेपरेट इलेक्टोरल फॉर सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियन। तो इन्होंने उसको एक्सपेंड कर दिया, कम्युनलिज्म को, सेपरेट इलेक्टोरेट को पहले सिर्फ मुस्लिम के लिए दिया गया था 1909 में, तो इस एक्ट में इसको और एक्सपेंड कर दिया 1919 में। फ्रेंचाइज लिमिटेड, फ्रेंचाइज मीन वोटिंग के जो राइट थे सिर्फ उन लोगों के दिए गए जिनके पास प्रॉपर्टी थी एजुकेशन क्राइटेरिया के बेसिस पे। देन फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, सेपरेटेड द प्रोविंशियल बजट फ्रॉम, प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से अलग कर दिया गया। अलोइंग प्रोविंसेस टू एनेक्ट देयर ओन बजट, प्रोविंस को इजाज़त मिल गई वो अपना बजट अपने तरीके से अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, तो लंदन में एक हाई कमिश्नर बनाया जाता है। ट्रांसफरिंग सर्टन फंक्शन फ्रॉम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कुछ फंक्शन वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट, इट प्रोवाइडेड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन एंड दस अ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज क्रिएटेड इन 1926। 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाता है और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाए जाते हैं। चैम्बर ऑफ प्रोविंस, एक चैम्बर ऑफ प्रोविंस बनाया जाता है। इट प्रपोज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चैम्बर ऑफ प्रोविंस which was formed in 1921 with 120 member promoting discussion on shared interest। जो भी कुछ डिस्कशंस होती थी वो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में होती थी। फ्यूचर रिव्यू, फ्यूचर को रिव्यू करने के लिए मैंडेटेड है स्टैट्यूटरी कमीशन टू असेस इफेक्टिवनेस आफ्टर 10 ईयर। तो एक कमीशन बनाएगा वो हर 10 साल के बाद देखेगा इस एक्ट से क्या क्या चेंजेस आती हैं। वही एक्ट आगे जाके जो साइमन कमीशन आता है तो वो इसी एक्ट के अंडर ही आता है। दैन साइमन कमीशन 1927 में साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन की कंपोजिशन में क्या होते हैं, 7 मेंबर होते हैं। एक स्टैट्यूटरी कमीशन होता है, सर जॉन साइमन इसको लीड कर रहते हैं। अपॉइंट कौन करता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट करती है अपॉइंट। की प्रपोजल क्या थे इसके, अबॉलिशमेंट ऑफ डायरकी, उन्होंने बोला डायरकी को अबॉलिश करो। एक्सपेंशन और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को एक्सपेंड किया जाए। क्रिएशन ऑफ
फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट मीन सेंटर और उनको अलग अलग कर दिया जाए। प्रोविंसेस को मेंटेनेंस ऑफ कॉमनल इलेक्टोरेट को मेंटेन करके ही रखे। तो इसी समय पे और क्या चीज़ आती है, कॉमनल वार 1932 में प्रपोज किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड जो रैमसे होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन मिले। उसके लिए वो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते हैं, मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन के लिए, एंड एक्सटेंड टू द डिस्पर्स्ड क्लासेस, जो भी शेड्यूल कास्ट होते हैं उनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात आती है। इसी बात पे गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में बहस होती है। तो गांधी जी ओपिनियन इसमें क्या होता है, गांधी जी अपोज द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिस्प्रेस्ड क्लासेस लीडिंग टू फास्ट इन जारवाड़ा जेल। जारवाड़ा जेल में उस समय गांधी जी होते हैं, वो वहाँ पे फास्ट एंड टू डेथ रख लेते हैं। देन फिर पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पूना पैक्ट किसके किसके बीच में होता है। पूना पैक्ट एग्रीमेंट कांग्रेस एंड डॉक्टर अंबेडकर के बीच, बेसिकली गांधी जी और अंबेडकर के बीच में होता है। प्रिजर्व्ड हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरेट एंड रिजर्व सीट फॉर डिस्पर्स्ड क्लासेस। तो हिंदुओं के लिए ज्वाइंट इलेक्टोरेट की ही बात इसमें होती है। तो जो डिप्रेस्ड क्लासेस होती हैं, शेड्यूल कास्ट फॉर एग्जांपल, उनके लिए कुछ सीट रिजर्व की कर दी जाएंगी। तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ वो उनका अलग सिस्टम ही कर दें, वो नहीं था। गवर्नमेंट एक्सेप्टेंस। ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड दी पूना पैक्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया। एलिमिनेटिंग सेपरेट इलेक्टोरेट को ख़त्म किया फॉर दी डिप्रेस क्लासेस विद प्रोविज़न इनकॉर्पोरेटेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सारे प्रोविज़न ऐड कर दिए गए। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाइसराय उस समय पे कौन थे, लॉर्ड विलिंगडन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की एक सिग्निफिकेंट स्टेप था रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए इंडिया में। इसके अंदर 321 सेक्शन थे और 10 शेड्यूल थे। जो आज हमारा प्रेजेंट का कॉन्स्टिट्यूशन है वो 75% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही लिया गया है। एम टू स्टैब्लिश एन ऑल इंडिया फेडरेशन बनाई जाती है इसमें विद प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट व्हाट इट फेल ड्यू टू नॉन पार्टिसिपेशन फ्रॉम प्रिंसली स्टेट। तो एम किया जाता है कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाए, बट प्रिंसली स्टेट इसमें ज्वाइन नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन 2024 में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। प्रपोज किया गया था कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे, बट ये फेल हो जाता है क्योंकि नॉन पार्टिसिपेशन फ्रॉम प्रिंसली स्टेट इसको फेवर नहीं करते हैं। पावर को 3 सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया जाता है जो हमारे 7 शेड्यूल में पावर हैं। फेडरल जिसके अंदर 59 आइटम थी, प्रोविंशियल 54, कॉन्करेंट 36। तो फेडरल को आपको पता ही है, फेडरल प्रोविज़न किसके पास होते हैं, फेडरल वाले, प्रोविंशियल वाले और कॉन्करेंट। फेडरल हो गए यूनिटरी वाले, जो सेंट्रल जो सब्जेक्ट होते हैं उनको सेंटर देखता है, फेडरल को, प्रोविंशियल को स्टेट्स देखती हैं और कॉन्करेंट को दोनों देखते हैं। बट जो रेजिडरी पावर थी वो वाइसराय के पास। इस सेम क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया है, 2012 में भी आता है और 18 में भी सेम रिपीट होता है। इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंस को ऑटोनॉमी दी जाती है। इंट्रोड्यूस डायरकी एट द सेंटर, डायरकी सेंटर में आती है, प्रोविंस से क्या ख़त्म हो जाती है। ऑटोनोमस गवर्नमेंट 1937 में फॉर्म होती है, बट वर सस्पेंडेड इन 1939 में सस्पेंड कर दी जाती है। बाई कैमरलिज्म 6 स्टेट के अंदर आता है, जैसे बंगाल हो गया, बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, बिहार हो गया, असम हो गया एंड यूनाइटेड प्रोविंस। इन 6 स्टेटों में बाई कैमरलिज्म आता है। सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो डिस्पर्स क्लासेस के लिए, शेड्यूल कास्ट, वुमेन और लेबर के लिए भी इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 में शुरू होता है, 1990 में और एक्सपैंड होता है। तो 1935 में इसको फिर से शेड्यूल कास्ट, वुमेन और लेबर के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है। एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज टू ओनली 14% ऑफ पॉपुलेशन एंड क्रिएटेड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 में आपको पता बन जाता है। इस्टाब्लिश फेडरल एंड प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल और प्रोविंशियल सर्विस कमीशन बनाए जाते हैं और एक फेडरल कोड 1937 में बनाया जाता है। बर्मा को सेपरेट कर दिया जाता है इंडिया से एंड 2 न्यू प्रोविंसेस ओडिशा एंड सिंध वर क्रिएटेड। ओडिशा और सिंध भी 1935 के एक्ट के अंडर ही क्रिएट किए जाते हैं। इंट्रोड्यूस सेफ गार्ड फॉर माइनॉरिटी इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाता है। एस्टाब्लिश फेडरल रेलवे अथॉरिटी बनाई जाती है
एंड ऑडिटर जनरल वाज अपॉइंटेड फॉर फाइनेंशियल ओवरसाइट। तो फाइनेंशियल इश्यूज को देखने के लिए ऑडिटर जनरल भी बनाया जाता है। देन इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आता है, तो उस समय वाइसराय कौन होते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं, ठीक है। तो इसमें पार्टीशन प्लान आता है, प्रेजेंटेड बाय लॉर्ड माउंटबेटन ऑन 3 जून ऑफ 1947, एक्सेप्टेड बाय कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, दोनों एक्सेप्ट करते हैं, लीडिंग टू इंडिया इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 में इंडिया आज़ाद मुल्क हो जाता है। डोमिनियन इस्टेब्लिश, क्रिएटेड 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन बनाए जाते हैं जिसमें इंडिया और पाकिस्तान होते हैं, विद राइट टू एग्जिट फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। उन्हें राइट दिया जाता है कि आप ब्रिटिश कॉमनवेल्थ को छोड़ सकते हो। गवर्नेंस चेंजेस, गवर्नेंस में क्या चेंजेस होती हैं? ऑफिस एबॉलिश ऑफिस ऑफ वाइसराय, वाइसराय के ऑफिस को एबॉलिश कर दिया जाता है। इंट्रोड्यूस अ न्यू गवर्नर जनरल फॉर ईच डोमिनियन, दोनों डोमिनियन के लिए गवर्नर जनरल की पोस्ट क्रिएट की जाती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एम्पावर किया जाता है कि वो अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए और ब्रिटिश लॉ को ख़त्म कर दें, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस एक्ट को भी वो ख़त्म कर सकते हैं। लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, असेंबली कुड legislate until new constitution were enacted. British Act post 15 अगस्त required Dominion approval। तो बोला जाता है कि 15 अगस्त के बाद जो भी ब्रिटिश के एक्ट होंगे उन्हें डोमिनियन अगर अप्रूव करेगी तभी वो इंक्लूड किए जाएंगे, अदरवाइज नहीं किए जाएंगे। तो असेंबली तब तक खुद के लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट कर सकती है। एंड ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियाज़ रोल वाज एबॉलिश, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का रोल ख़त्म हो जाता है। ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी ओवर प्रिंसली स्टेट वो भी ख़त्म हो जाती है और हमें आज़ादी मिल जाती है। सिविल सर्विस अपॉइंटमेंट एंड रिजर्वेशन बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है ख़त्म हो जाती है, बट प्री 1947 अपॉइंटेड रिटेन बेनिफिट, जो 1947 से पहले आर्मी में थे जहाँ सिविल सर्विस में थे वो लोग रिटेन रहते हैं, उन्हीं पोजीशन पे अपनी पे रहते हैं, बट न्यू पोजीशन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पहले करते थे उनके पास पावर होती थी वो ख़त्म हो जाती है, लीडरशिप। इसमें इस एक्ट के अंडर जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड इन 1946 बिकम द पार्लियामेंट। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है हमारी 1946 वाली वही हमारी पार्लियामेंट बनती है। तो इसमें फर्स्ट कैबिनेट आफ्टर इंडिपेंडेंस देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी को क्या क्या पोर्टफोलियो मिले थे? एक तो वो प्राइम मिनिस्टर थे, एक्सटर्नल अफेयर का भी उन्हीं के पास था, कॉमनवेल्थ रिलेशंस उन्हीं के पास थे, साइंटिफिक रिसर्च भी नेहरू जी के पास थे। फैक्चुअल क्वेश्चन जहाँ से बन सकते हैं और सिली मिस्टेक हो जाती है इसको रिवाइज करना बार बार। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास होम मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड स्टेट्स इनके पास आता है। राजेंद्र प्रसाद के पास जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास एजुकेशन, इनके नाम पे यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, कॉलेजेस भी हैं। डॉक्टर जॉन मैथाई को रेलवे और ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर बनाया जाता है। आर के शनमुगम चेट्टी को फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं तो वैसे उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया उस समय में। डॉक्टर अंबेडकर जी को लॉ का डिपार्टमेंट दिया गया। जगजीवन राम जी को लेबर का। सरदार बलदेव सिंह सरदार बहादुरी का काम करते हैं, डिफेंस मिनिस्टर। राजकुमारी अमृत कौर फीमेल भी थी, उनको हेल्थ मिनिस्ट्री। अमृत से हेल्थ होता है, ठीक है, अमृत जिसके पास होगा उसको कोई बीमारी नहीं होगी, ठीक है, हेल्थ मिनिस्ट्री। CH बाबा को कॉमर्स, सी से कॉमर्स, ठीक है। राफ़ी अहमद किडवई को कम्युनिकेशन, उनको कम्युनिकेशन दिया गया, ठीक है। रफ़ी जो सिंगर थे, ठीक है, तो वो सिंगर कम्युनिकेशन इससे याद रखो। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इंडस्ट्रीज़ एंड सप्लाईज, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, एंड BN गाडगिल जी को वर्क माइन एंड पावर का पोर्टफोलियो दिया गया। ये वाला चैप्टर थोड़ा फैक्चुअल है, इंटरेस्टिंग कम है, आपको रटना पड़ेगा, इसमें थोड़े प्रोविज़न याद करने पड़ेंगे। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर के बनते हैं, थोड़ा सा बोरिंग ज़रूर है बट आपको रटना पड़ेगा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। जल्दी नेक्स्ट चैप्टर जो इंटरेस्टिंग चैप्टर होंगे उसमें एक्सप्लेनेशन है, कंसेप्ट है, वो आपको एक्सप्लेन करूँगा मैं। थैंक्स।